ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अगर आप क्लास +1 में हो, और जनरली देखा जाता है कि जो क्लास +1 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने सम बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया है, उनसे अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि तुम्हें सबसे डिफिकल्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन सा लगा, तो जनरली उसका आंसर होता है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो क्यों लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है? इसका रीजन ये है कि उन्होंने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को अच्छी तरह समझा नहीं होता। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझने के लिए आपको एक चीज देखनी करनी पड़ेगी, आपको इसकी स्टेटमेंट 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी, 2-3 बार क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, और फिर आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगाना आ जाएगा। तो ये जो आज की वीडियो है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की ही है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कौन से आएंगे क्लास एग्जाम्स में, ये बताया गया होगा इस वीडियो में। जितने भी तरीके के लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस वीडियो में जनरली वो डिस्कस किया होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इन सभी में मैं एक डिटेल वीडियो लेके आ गया हुआ हूं। तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि वो वाली वीडियोस आप देख लीजिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ज्यादातर कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के ऊपर ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक जेईई मेंस या नीट में क्वेश्चंस नहीं आते। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जनरली स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इस कारण से ये जो वीडियोस हैं थोड़ी लंबी जा रही हैं, और इनको आप ध्यान से देखिए फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है अर्चित महाजन और ये आपका प्यारा सा और ब्यूटीफुल सा चैनल है, दैट इज इश्के साइंस। तो शुरू करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझने से पहले हम एक एल्गोरिदम को स्टडी करते हैं। एल्गोरिदम मतलब स्टेप्स। एक स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो आप ये वाले कुछ स्टेप्स मैंने बनाए हैं, जिनको आप फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का 100% सॉल्व हो जाएगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कभी भी आएगा और आपने ये वाले स्टेप्स फॉलो किए तो आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपने ये स्टेप्स समझ लिए तो आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन से स्टेप्स हैं। तो मान लीजिए कि बच्चे एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी, ये सेपरेटली किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं। ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो सेपरेटली किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं। अभी जब ए सी के साथ कंबाइन करता है तो एक कंपाउंड देता है, दैट इज सेड टू बी, मान लेते हैं AXCM, जिसमें ये समझ आ रही है कि ए के X एटम है और सी के M एटम्स हैं। जैसे अपन H2O लिखते हैं तो H2 में क्या समझ आ रही है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। अभी बी भी ऐसे ही सेपरेटली सी के साथ कंबाइन करता है और एक कंपाउंड देता है ByCN। कभी भी आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको 3 एलिमेंट्स दिए होंगे। ठीक है, और कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स जो वो बना रहे हैं वो भी गिवन होंगे। तो मैंने कहा जब ए सी के साथ कंबाइन करता है तो कंपाउंड बनता है AXCM। जब बी सी के साथ कंबाइन करता है तो कंपाउंड बनता है ByCN, मान लिए। और जब ये दोनों डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है APBO। कोई कंपाउंड बनता है APBO, ये मान लिया, गिवन इंफॉर्मेशन। अभी स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर वन कहता है कि जो कॉमन एलिमेंट, जो सी जो कॉमन एलिमेंट है जिसके साथ आपके दो एलिमेंट्स ने मिलकर कंपाउंड बनाया है, उनके आप कंपाउंड्स लिखिए। तो यहां पर पहला है AXCM, तो पहला कौन सा है AXCM, और दूसरा है ByCN। उसमें से जो इंफॉर्मेशन डिडक्ट हो सकती है वो डिडक्ट कीजिए। तो यहां पर इंफॉर्मेशन मेरे को समझ आ रही है कि जो M पार्ट्स हैं सी के, M पार्ट्स ऑफ सी, वो कंबाइन कर रहे हैं X पार्ट्स ऑफ A के साथ। तो M पार्ट सी के किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं? X पार्ट ऑफ A के साथ। निचले वाले में
मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो n पार्ट्स हैं, n पार्ट्स ऑफ C वो कंबाइन कर रहे हैं y पार्ट्स ऑफ B के साथ। तो आपने ये इंफॉर्मेशन लिख लेनी है और कोशिश ये करनी है कि जो कॉमन एलिमेंट है उनके पार्ट्स आप पहले लिखिए, ठीक है। अभी स्टेप नंबर 2 है कि आप इनके जो पार्ट्स, कंबाइनिंग पार्ट्स हैं, कॉमन एलिमेंट के क्या है, कंबाइनिंग पार्ट। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि जो कॉमन एलिमेंट है पहले आप उसका मास फिक्स कीजिए, आप उसका क्या करिए, मास फिक्स कीजिए। तो यहाँ पर m पार्ट्स कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पर n पार्ट्स कंबाइन कर रहे हैं। तो कभी भी पार्ट्स को फिक्स करने का सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है, आप उसको 1 बना लो। तो जैसे m पार्ट x के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो 1 पार्ट किसके साथ कंबाइन करेगा, 1 पार्ट ऑफ C जो है वो कंबाइन करेगा x बाय m पार्ट के साथ, x बाय m पार्ट्स ऑफ A के साथ, ठीक है। और n पार्ट C के कंबाइन कर रहे हैं y पार्ट्स ऑफ B के साथ, तो एक पार्ट किससे कंबाइन करेगा, 1 पार्ट ऑफ C विल कंबाइन विद y बाय n पार्ट ऑफ B, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या कर देना है, पहले आपने जो कॉमन एलिमेंट के साथ कंपाउंड बन रहे हैं उनको लिख देना है और उनमें से ये इंफॉर्मेशन डिडक्ट करनी है कि कॉमन एलिमेंट के कितने पार्ट्स A और B के साथ कंबाइन हो रहे हैं। फिर उनके मास को क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, या उनके पार्ट्स को फिक्स कर देना है। सिंपल उसके लिए क्या लगाना है आपको, यूनिटरी मेथड। जैसे मैं आपसे कहूं कि 20 चॉकलेट 10 रुपए की आई, तो एक चॉकलेट 10 बाय 20 मतलब 1 बाय 2 रुपए की होगी, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगाना। अभी स्टेप नंबर 2 क्या करना है, स्टेप नंबर 2 करना है कि आपने जब पार्ट फिक्स कर दिए तो आपको रेशियो लेनी है ए और बी की, रेशियो ऑफ ए और बी। तो अभी जब आप इसकी ए और बी की रेशियो लोगे तो वो आएगी x बाय एम अपॉन वाई बाय एन, जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, n ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एन अपॉन m इंटू वाई, एन एक्स अपॉन एम वाई, ये रेशियो आ गई। अभी स्टेप नंबर 3 क्या करना है, स्टेप नंबर 3 आपको रेशियो लेनी है जब वो डायरेक्टली कंबाइन किए। यहां पर हमने रेशियो कब कैसे ली, जब वो कॉमन एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे थे, हमने रेशियो ऑफ ए और बी ली जब वो कॉमन एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे थे। यहां पर रेशियो लेनी है ए और बी की, रेशियो ऑफ ए एंड बी। क्या लेनी है, रेशियो ऑफ ए और बी लेनी है व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली। ठीक है, जब वो डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं। तो अभी अगर यहां पर आप देखो, यहां पर ए के पी पार्ट्स हैं और बी के ओ पार्ट्स हैं, तो यहां पर रेशियो आ जाएगी पी अपॉन ओ। तो ऐसा इतना आपको काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि आपके पास 2 एलिमेंट होंगे जो सेपरेटली किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे होंगे और 2 डिफरेंट कंपाउंड्स दे रहे होंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि ये दोनों कंपाउंड्स को आप लिख लीजिए और इनमें जो इंफॉर्मेशन डिडक्ट होती है, कॉमन एलिमेंट को पहले लिखिएगा। तो कॉमन एलिमेंट को पहले लिखा तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या डिडक्ट हुई कि जैसे m पार्ट C के x पार्ट A के साथ कंबाइन किए, और यहां पर इंफॉर्मेशन क्या डिडक्ट हुई कि n पार्ट C के y पार्ट्स B के साथ कंबाइन किए। अब मैंने कहा कि इन दोनों में आपको क्या करना है, पार्ट्स को फिक्स करना है, मास को क्या करना है, फिक्स करना है। फिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका, आप इनको 1 बना दीजिए। तो मैंने कहा m पार्ट्स x के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो 1 पार्ट किसके साथ कंबाइन करेगा, x बाय n के साथ। n पार्ट्स y के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो 1 पार्ट किसके साथ कंबाइन करेगा, y बाय n के साथ। अभी ये दोनों कंपाउंड्स में आपने जब C का मास फिक्स कर दिया तो आपको A और B की रेशियो लेनी है, वो रेशियो ये आई। और जब ये डायरेक्टली कंबाइन कर रहे थे फिर भी आपको रेशियो लेनी है, वो रेशियो ये आई। अभी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जो ये P बाय O है, या तो ये बराबर होगा NX बाय MY के, या P बाय O कुछ मल्टीपल होगा NX अपॉन MY के। तो ये जो रेशियो जब वो डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं, ये रेशियो या तो बराबर आएगी इस रेशियो की, ठीक है, और ये वाली जो रेशियो है या तो मल्टीपल आएगी इस रेशियो के। मल्टीपल मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। अभी इसकी जब डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करके इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। इसको अपन छोटा बना लेंगे, तो यहां पर बना देता हूं
यहाँ पर C था, यहाँ पर A था और यहाँ पर B था। यहाँ पर APBO था, यहाँ पर AXCN था, यहाँ पर BYCN था। तो अभी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या कहती है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की, ध्यान से सुनिएगा कि रेशियो ऑफ टू एलिमेंट्स ए और बी, रेशियो ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी, दो एलिमेंट्स ए और बी जो कंबाइन किए हैं फिक्स्ड मास के साथ सी, ठीक है, रेशियो ऑफ टू एलिमेंट ए और बी विच कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ सी। तो यहां पर हमने मास को क्या किया था, यहां पार्ट्स को क्या किया था, फिक्स किया था, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर आप ए और बी की रेशियो लोगे सी के पार्ट को फिक्स करके, मतलब ये वाली रेशियो, बोलो क्लियर है, ठीक है, यहां तो बराबर होगी इज इक्वल टू या मल्टीपल ऑफ रेशियो ऑफ ए एंड बी when they combine directly, तो क्या कहा उन्होंने, सिंपल सी चीज कही कि अगर आप ए और बी की रेशियो लेते हो, कब, जब आपने सी के पार्ट्स फिक्स कर दिए हैं, मतलब ये वाली रेशियो, ठीक है, ये रेशियो कह रहे हैं बराबर आएगी इज इक्वल टू या मल्टीपल आएगी उस रेशियो के जब ये दोनों डायरेक्टली कंबाइन करते हैं। तो यहां पर ये जो रेशियो है ये तो या तो इक्वल आएगी जब ये डायरेक्टली कंबाइन करते हैं, या n टाइम्स आएगी, या तो मल्टीपल होगी। तो सिंपल सी बात उसने कही कि हमारे पास अगर दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, वो फिक्स्ड मास सी के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो आप उनकी रेशियो लेते हो जो कि ये है, बोलो क्लियर, ये आई, ये रेशियो या तो बराबर होगी उस रेशियो के जब ए और बी डायरेक्टली कंबाइन कर रहे थे, या तो बराबर होगी उस रेशियो के जब ए और बी क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं, या तो मल्टीपल होगी, या तो n टाइम्स मल्टीप्लाई होगी इस रेशियो के, ठीक है। तो ये समझ लग गई मेरे को कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, कंबाइन कर रहे हैं सी के साथ, अगर सी का मास फिक्स्ड है और आपने ए और बी की रेशियो ली जो कि ऐसी आएगी, ठीक है, ये रेशियो बराबर होगी या मल्टीपल होगी उस रेशियो के जब ए और बी डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं। इसको अभी काफी एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है, और इसको प्रैक्टिकली केमिकल कंपाउंड्स पे लगाकर हम समझेंगे। तो मेरे को लगता है सिर्फ इतनी बात अभी तक याद रखो कि याद क्या रखने वाली चीज है कि सर दो एलिमेंट्स है ए और बी, वो सी के साथ कंबाइन किए, जब ए और बी सी के साथ कंबाइन किए तो आपने सी का मास फिक्स करके ए और बी की रेशियो ली, वो रेशियो या तो बराबर आएंगी जब ए और बी डायरेक्टली कंबाइन करेंगे उस रेशियो के साथ, या तो मल्टीपल आएगी। तो मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गया होगा। अभी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को अपन स्टडी करते हैं। जैसे कि आपके पास होता है कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये कैसे एक्ट कर रहे हैं, जैसे ए और बी एलिमेंट एक्ट कर रहे हैं, और ये सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, जैसे हमारा सी होता है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर आपको पता है CH4 कंपाउंड बनाता है। कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाता है वाटर H2O, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन थी और आपको ये प्रूव करके बताना है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप एल्गोरिथम को आप समझ गए थे तो आपको पता है एल्गोरिथम क्या कहता है कि आप सबसे पहले जो कंपाउंड सी के साथ बन रहे हैं उनको लिख लीजिए CH4, और यहां पर आप क्या लिख लो H2O। अभी सर यहां पर 4 पार्ट्स सी के साथ, 4 पार्ट्स हाइड्रोजन के, क्योंकि कॉमन एलिमेंट लिखना होता है, तो 4 पार्ट हाइड्रोजन के कंबाइन करे हैं 1 पार्ट ऑफ कार्बन के साथ, 4 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 पार्ट ऑफ कार्बन।
तो और यहां पर 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अभी आपको पता है यहां पर हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड नहीं है या पार्ट्स फिक्स्ड नहीं है, तो आपको पता है कि यहां पर इसको 1 बनाना होता है, तो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन will combine with 1/4 part of carbon and 1 part of hydrogen will combine with 1/2 part of oxygen। तो यहां पर हमारे ए और बी एलिमेंट आ गए जो कि फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहे थे, फिक्स पार्ट्स के साथ कंबाइन कर रहे थे। तो अभी आप लिखिए रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, स्टेप नंबर 2। तो रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन लिखेंगे तो 1/4 और 1/2 आई। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा और ये फिर से 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर आप स्टेप नंबर 3 में हम रेशियो लेंगे कार्बन और ऑक्सीजन की, रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली, जब उन्होंने खुद ही डायरेक्टली कंबाइन कर लिया तो तब रेशियो क्या आई। तो यहां पर कार्बन के कितने पार्ट्स कंबाइन कर रहे हैं 1 और ऑक्सीजन के कितना कंबाइन कर रहे हैं 2, तो रेशियो क्या आ गई सेम आ गई। यहां से हम प्रूव कर सकते हैं कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता ही इतना सा है कि अगर आपके पास 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो उनके फिक्स्ड मास उनकी अगर आप रेशियो लोगे तो वो रेशियो बराबर या मल्टीपल टाइम्स आएगी जब वो डायरेक्टली कंबाइन करते हैं। तो ये यहां पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होल्ड हो गया। तो आप लिख सकते हो कि रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन व्हेन दे कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन is equal to ratio of carbon and oxygen when they combine directly। तो यहां पर बिल्कुल पूरी वही स्टेटमेंट बन गई, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो जब वो हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहे थे वो बराबर है कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो के साथ, कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो जब वो डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। हेंस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज फॉलोड। अगर आप थोड़ा सा बुक्स में स्टडी करेंगे तो बुक्स में पार्ट्स की फॉर्म में नहीं समझाया होता, बुक्स में मास की फॉर्म में समझाया होता। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको मास की फॉर्म में ही समझाऊंगा, उसमें आप पार्ट्स नहीं यूज किए होते, उनमें गिवन एलिमेंट का मास यूज किया होता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप स्कूल एग्जाम्स में पार्ट भी यूज कर सकते हो, आप मास भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगली एग्जांपल देखते हैं। तो मेरे को लगता है ये लिख लिया होगा, एक बार फिर से लिख देता हूं, रेशियो ऑफ तो अगर आप ये लिखना चाहते हो तो ये लिख लो, ठीक है। और मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसको लिख लो कॉपी पे अगर लिखना चाहते हो। वैसे मैं बता दूं मैंने इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए होंगे, ठीक है। तो आप वहां पर जाइए, आप लिंक को ओपन कीजिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं। अभी एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसको मास की मदद से सॉल्व करेंगे। अभी उसमें एलिमेंट्स का मास लेंगे, ठीक है। तो मास लेंगे एलिमेंट्स का, कैसे करेंगे, जैसे आपको पता है सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जब सल्फर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है तो H2S कंपाउंड देती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हाइड्रोजन वाटर के साथ कंबाइन करता है तो H2O, और जब ये डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो SO2 बनता है, ठीक है। अभी क्या करना है, बिल्कुल सेम स्टेप अप्लाई करने हैं, पर इस बार अपन मास को यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है सर,
स्टेप नंबर 1 सर बहुत इजी है कि आपको दोनों एलिमेंट्स को लिख लेना है, H2S और H2O। अभी मासेस को यूज करना है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो दो एटम्स है तो 2 हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और सल्फर का कितना भार होगा 32, कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ सल्फर। तो यहां से ये इंफॉर्मेशन डिडक्ट होगी, और यहां पर 2 ग्राम हाइड्रोजन का कंबाइन करेगा 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16 ग्राम होता है। अभी आपको पता है कि यहां पर जो वेट है पहले से फिक्स्ड है, पर अगर आप इसको फिर भी फिक्स करना चाहते हो तो आप इसको 1 ग्राम लिख लीजिए। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद, ये आ जाएगा 16 ग्राम ऑफ सल्फर, और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद, क्योंकि 2 नीचे डिवाइड होगा तो यहां पर आ जाएगा 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अभी स्टेप नंबर 2 परफॉर्म कीजिए। स्टेप नंबर 2 में आप देखिए कि आपको रेशियो लेनी होती है, तो रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन when they combined with fixed mass of sulfur, रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन व्हेन दे कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हमने मास क्या कर दिया हुआ था, फिक्स कर दिया हुआ था। तो अगर आप रेशियो लें तो यहाँ पर आ जाएगी 16/8, दैट इज 2/2:1। ठीक है, यहाँ पर ये रेशियो आ गई। अभी स्टेप नंबर 3, सर स्टेप नंबर 3 पर फॉर्म करना है, और रेशियो सल्फर और ऑक्सीजन की लेनी है जब ये डायरेक्टली कंबाइन कर रहे थे। तो रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली। तो कंबाइन जब डायरेक्टली करेंगे तो आपको पता है सल्फर का वेट है 32, सल्फर का 32 पार्ट्स इन्वॉल्व हुए हैं, 32 ग्राम होती है सल्फर। ऑक्सीजन के एक एटम का भार होता है 16, तो 2 आए हैं तो फिर से 32 हो जाएगा। तो रेशियो लेंगे तो वो 1:1 आएगी। अभी ये जो रेशियो है ये मल्टीपल है इस रेशियो के, या फिर अपन कुछ भी लिख सकते हैं, या इसको इसकी फॉर्म में शो करवा दीजिए, या इसको इसकी फॉर्म में शो करवा दीजिए। तो आपको पता है जो 2 होगा वो मल्टीपल होगा, 2/1 इज द मल्टीपल ऑफ 2:1/1। तो जो इसकी रेशियो है वो मल्टीपल है इसके। ठीक है, तो यहां पर भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि जो रेशियो आएंगी या तो क्या होंगी, एक दूसरे के मल्टीपल होंगी। तो अपन यहाँ पर ये लाइन लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन व्हेन दे कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन इज twice the ratio of sulfur and oxygen when they combine directly. Hence, according to law of reciprocal proportion, ठीक है, hence it follows the law of reciprocal proportion. तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रही हैं क्योंकि इनके रेशियो मल्टीपल्स आई हैं। तो अगर आप शुरुआत से देखते आ रहे हो तो एक केस में बताता हूं जिसमें बिल्कुल ही बराबर आ जाएंगी, और दूसरा केस में बताता हूं कि रेशियो एक दूसरे के मल्टीपल भी आ सकती हैं। तो इसे तो कहते हैं इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो यहां पर इस केस में क्या हुआ कि ये मल्टीपल आ गई एक दूसरे के, तो यहां पर ये वैलिड था। अभी हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। क्या न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स को अपन अभी देखेंगे और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को आगे सोल्व करेंगे। अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, वरना लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी अपन एक क्वेश्चन करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का, जिसमें हमें बताया गया है कि अमोनिया कंटेन्स 82.35% ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन। तो जो अमोनिया है वो 82 अमोनिया, सबसे पहले आप ये काम करिए कि अमोनिया को आप लिख लीजिए।
अमोनिया NH3 होता है, उसमें गिवन इंफॉर्मेशन को बाद में यूज करेंगे। वाटर है दूसरा कंपाउंड, वाटर कंटेन्स 88.90% ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.10% ऑफ हाइड्रोजन। तो वाटर आ गया आपका H2O। और थर्ड जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, बच्चे बहुत गलती करेंगे इस पे, और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड होता है N2O3 ना कि NO3। तो N2O3 कंपाउंड है। अभी आपसे पूछा गया है कि ये जो डाटा है वो इलस्ट्रेट कर रहा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के नहीं। तो जैसे आपको एल्गोरिदम सिखाया गया है, जो आपको स्टेप्स सिखाए गए हैं, आपको बस वही अप्लाई करने हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी क्या है, आपको पहले देखिए कि इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है। हाइड्रोजन आपको यहाँ पर कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने खुद कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना लिया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन A की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजन B की तरह बिहेव करेगी, और हाइड्रोजन C की तरह बिहेव करेगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, NH3 मॉलिक्यूल आएगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगी, H2O मॉलिक्यूल बनेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी, N2O3 बनेगा। ठीक है, अभी आपको पता है स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप, जो भी एलिमेंट है उसको लिखेंगे, जो भी कंपाउंड है उनको लिखेंगे। पहला अमोनिया है, तो अमोनिया में 82.35%, आपको पता है पहले को कॉमन एलिमेंट लिखना होता है, कॉमन एलिमेंट लिखना होता है तो पहले अपन लिखेंगे 17.65% ऑफ हाइड्रोजन जो है कंबाइन कर रही है, इसको मैं मिटा देता हूं, कंबाइन कर रही है 82.35% के साथ, 82.35% ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और दूसरा कौन सा कंपाउंड है, वाटर। इन वाटर में 11.10%, यहां पर गिवन है 11.10%, हाइड्रोजन कंबाइन कर रही है 11.10% ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रही है किसके साथ, 88.90% ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अभी आप ध्यान से अगर देखिए तो यहाँ पर मासेस क्या है, हाइड्रोजन के डिफरेंट, तो आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगाना है तो इसको फिक्स करना पड़ेगा, और फिक्स करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप वन नंबर को यूज कर सकते हो। तो आप 1% ऑफ हाइड्रोजन को अगर 17.65% 82.35% के साथ कंबाइन करती है तो 1% ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करेगी 82.35% अपॉन 17.65%। और यहां पर भी आपने हाइड्रोजन का मास को फिक्स करना है, तो 1% हाइड्रोजन किससे कंबाइन करेगी, 88.90 अपॉन 11.10% ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अमोनिया और वाटर में हो गई है, अमोनिया NH3 है और वाटर है H2O। अभी आपको पता है कि मैंने कॉमन एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया। अगर मैंने कॉमन एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया तो आपको पता है इसकी रेशियो लेनी होती है, तो रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन which combine with fixed mass of hydrogen, तो आप यहां पर लिख लेंगे सर 82.35 अपॉन 17.65 अपॉन 11.10 88.90, टेढ़ा लिखा गया है यहां पर 88.90 अपॉन 11.10। इसको आप सिंपलीफाई जब करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.72:1, ये आपकी रेशियो आएगी इसको पूरे को सॉल्व करने पे। ठीक है, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हो। ये जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये दोनों आपके डिनोमिनेटर की तरह एक्ट करेंगे और ये दोनों न्यूमिनेटर होंगे। इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो रेशियो आएगी 1.72:1। अभी
अभी किसकी बात करते हैं, जब वो डायरेक्टली कंबाइन किए, तो डायरेक्टली कंबाइन करने पे 63.85% जो नाइट्रोजन था वो कंबाइन किया 36.85% ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो अगर इनकी रेशियो लेंगे तो वो आएगी 63.85 अपॉन 36.85%, और परसेंटेज कट जाएगी, तो इनकी रेशियो जो आएगी वो आएगी 1.71 समथिंग इज टू 1। तो ये दोनों रेशियोज क्या हैं, सेम। तो हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन इज सेम और इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन दे कंबाइन विद द ईच अदर। सो law of reciprocal proportion is satisfied here। यहां पर ट्रू है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो मेरे को लगता है ये क्वेश्चन तुम्हें समझ लग गई होगी। अभी अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको शायद नीचे वाले नंबर विजिबल नहीं है, तो एक सेकंड आपको नीचे वाले नंबर शो करता हूँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ, अब आपको विजिबल होगा, एक बार मैं बता भी देता हूँ। एक सेकंड, हाँ जी। तो यहाँ पर जब इन दोनों की रेशियो ली थी तो यहाँ पर 82.35 अपॉन 70.65 आएगा, और यहाँ पर 88.90 अपॉन 11.10 आएगा। तो मैंने कहा ये 11.10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब आप सॉल्व करेंगे तो रेशियो आएगी 1.72:1, जो कि सेम रेशियो है जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन कर रही है। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लगी होगी। अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 27.27% कार्बन है, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर 15.79% कार्बन है, और सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर 50% सल्फर है। आपसे क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड है कि नहीं वैलिड है। सबसे पहला काम जो आपको बताया गया है वैसे ही करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हो गया CO2, और कार्बन डाइसल्फाइड का मतलब, कार्बन डाइसल्फाइड क्या होगी बच्चे, कार्बन डाइसल्फाइड होती है सर CS2। बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड होगी SO2। तो मेरे को समझ क्या आया, मेरे को समझ इतना बात आया कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड, और यहाँ पर है सल्फर डाइऑक्साइड। तो दैट्स क्वाइट गुड है सारी चीजें। लेकिन इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं वो ये है कि कार्बन आपका क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट हो गया। कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये कार्बन सल्फर मिलके कार्बन डाइसल्फाइड दिए, कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड दिए। ठीक है, अभी आपको इसको प्रूव करना है तो वही स्टेप्स तो वही रहेंगे। स्टेप नंबर 1, आपका पहला कंपाउंड आ जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, इन कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास कार्बन कितनी है, 27.27%। तो रिमेनिंग क्या होगी, रिमेनिंग 100 में से अपन माइनस कर लेंगे। तो 100 में से 27.27 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 72.73% हमारे पास ऑक्सीजन होगी। ठीक है, और दूसरा जब कार्बन डाइसल्फाइड की बात होगी तो हमारे पास कार्बन कितनी है, 15.79% कार्बन है। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या होगी सर, सल्फर होगी। तो 100 में से 15.79% माइनस 100 में से 15.79 माइनस कर दें तो 84.21 आता है। तो 84.21
ऑफ सल्फर है। पर आपको पता है कि अगर मेरे को लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन लगाना है तो मेरे को कार्बन का मास क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने कर दिया 1% ऑफ कार्बन, ठीक है, तो वो आ जाएगा 72.73% अपॉन 27.27% ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पर भी मैंने 1% कर दिया कार्बन का मास, तो यहां पर आ गया 84.21% अपॉन 15.79 ऑफ सल्फर, ठीक है। अभी आपको कार्बन का जब मास फिक्स कर दिया तो आपको रेशियो लेनी है सल्फर और ऑक्सीजन की। तो रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन व्हेन दे कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन। कार्बन के जब फिक्स मास से कंबाइन करेंगे तो उनकी रेशियो क्या आएगी, तो उसी को सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चे। 72.73 अपॉन 27.27, 84.21 अपॉन 15.79। इसका मैंने पहले से आंसर सॉल्व करके रखा हुआ है एंड इट कम्स आउट टू बी 3 जो बच्चे इसका आंसर आया है वो आया है 3/8, जिसको अपन 0.375 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी जब ये डायरेक्टली कंबाइन करेंगे तब की रेशियो देखते हैं। रेशियो ऑफ बी एंड सी व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली, लेकिन सर यहाँ पर तो मासेस गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में मासेस गिवन ही नहीं है, फॉर्मूला गिवन है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर फॉर्मूला देखो तो Cb2 है, बी का एटॉमिक मास है 6.6, तो 2 एटम आए हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा 13.2, और नीचे सी का सिर्फ एक ही एटम है तो 35.5। ये अप्रोक्सीमेटली रेशियो आती है 3.72, लगभग सिमिलर ही है। तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यहाँ पर क्या है, सेटिस्फाइड है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैंने कैसे किया। Cb2 था तो B के 2 एटम थे, तो एक एटम का मास था 6.6, तो 2 का कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 2 दैट इज 13.2, और यहाँ पर 35.5 C का एक एटम था तो उसको डिवाइड किया तो वो आया 0.372। तो रेशियो लगभग एग्जैक्टली बराबर ही आई है, लगभग, बहुत एरर थोड़ा सा ही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड है, ठीक है। तो अगर आपको नोट करना है तो इसे नोट कर सकते हो।